हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका और सभी को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारी चल रही है सुपर 25 की सीरीज, जिस सीरीज में हम लोग नीट, पैरामेडिकल या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगती होगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और जो आपके लाइक्स हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग हमारे पूरी तरह से साथ बने हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर नंबर 5 की शुरुआत चलिए अभी करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर आज फिर हम लेकर आ गए आपके लिए सुपर 25 क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेढक के हृदय में कक्ष कितने होते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन बताया था कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, वहां पर आंसर था 4 और याद रखें दोस्तों कि यहां पर आंसर है 3। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मलेरिया फैलाने वाली मच्छर। अब मलेरिया फैलाने वाली मच्छर, तो अभी पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मलेरिया फैलाने वाले परजीवी का नाम, और उसका नाम था प्लाज्मोडियम। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर मैंने आपको जरूर बताया होगा एक मच्छर होती है मादा एनाफिलीज। ठीक है, वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि कभी भी नर मच्छर नहीं काटते हैं, केवल मादा मच्छर काटती है। नर मच्छर जो होते हैं वो केवल और केवल पेड़ पौधों का रस चूसते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि मलेरिया फैलाने वाली मच्छर, तो इसका नाम आप सबको पता ही हो गया होगा, क्या नाम है? मादा एनाफिलीज। ठीक है दोस्तों, तो मादा एनाफिलीज। ये यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। कौन काटती है? मादा। ठीक है, अब इसे और चीजों से मत जोड़ लेना, इंसानों में ऐसा नहीं है। लोग कहते जरूर हैं कि बीवियां खून चूसती हैं, या फिर समझ रहे होंगे आप लोग हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल खून चूसती हैं वो यहां इनकी बीवियां होती हैं, मच्छरों की। ठीक है, तो चलो भैया कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? डेंगू फैलाने वाली मच्छर। ठीक है, अब जिस तरह से मलेरिया को फैलाती है मादा एनाफिलीज, ठीक उसी तरीके से डेंगू फैलाने वाली मच्छर का नाम होता है मादा एडीज। क्या नाम है? मादा एडीज। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक मच्छर और होती है दोस्तों, आपको बता दें, यहां पर चूंकि है तो 25 सीरीज, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा एक दो बातें बता देंगे, तो उम्मीद है वो आपके काम आ जाएंगी। एक रोग होता है दोस्तों फाइलेरियसिस। ठीक है, फाइलेरियसिस, जिसको आप लोग नॉर्मल में बोल देते हो हाथी पांव। ठीक है, तो उस रोग को जो फैलाती है उसका नाम होता है मादा क्यूलेक्स। क्या नाम होता है? मादा क्यूलेक्स। और याद रखना, वो मादा क्यूलेक्स हमारे शरीर के अंदर एक जीव को भेज देती है, एक सूक्ष्म जीव को भेजती है। मतलब जब वो काटेगी तो उस समय अपने शरीर में एक जीव छोड़ती है जिसका नाम है वाउचेरिया बैंक्राफ्टी। क्या नाम है? वाउचेरिया बैंक्राफ्टी। ये एक तरीके का निमेटोड होता है दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन आप नाम याद रखना कि फाइलेरियसिस रोग किससे होता है, मतलब मच्छर कौन सी है? मादा क्यूलेक्स। और ये याद रखना कि ये क्या छोड़ देती है शरीर के अंदर, तो नाम है वाउचेरिया बैंक्राफ्टी। ठीक है दोस्तों, तो आपने तीन नाम जाने। नंबर 1 पे मलेरिया, किससे फैला? मादा एनाफिलीज से। नंबर 2 हमने आपको बोला डेंगू, किससे फैला? मादा एडीज से। इसी तरीके से जो हमने तीसरा नाम लिया मादा क्यूलेक्स, उससे क्या फैलता है? फाइलेरियसिस, जिसको आप बोलते हो फील पांव या हाथी पांव। ठीक है, और वो क्या छोड़ती है? वाउचेरिया बैंक्राफ्टी को। ठीक दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मानव का वैज्ञानिक नाम। अब हमसे पूछ रहा है कि हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उम्मीद है यह बात आप सबको पता होगी। हमारा नाम है होमो सैपियंस। क्या नाम है? होमो सैपियंस। यह है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी जीव होते हैं उन सभी के जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं, और जिसमें से हमारे मनुष्य का नाम क्या है? होमो सैपियंस। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि आप इसको कह सकते हो कि शायद ही ऐसा कोई कंपटीशन बचा होगा जिसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नीट पैरामेडिकल की बात बहुत छोटी है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लोगे, चाहे कहीं भी कोई सा भी एग्जाम आता है, उसमें यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और अभी तक पूछा जाता है। पिछले 1-2 सालों तक पूछा गया और हो सकता है आगे भी आए। उम्मीद है आप सबको आंसर तो याद ही होगा इसका। तो आंसर क्या है? 5 जून। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें 5 जून। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बेटा IUCN का पूरा नाम। इसका पूरा नाम बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये IUCN आखिर होता क्या है। ठीक है,
तो आपको बता दें दोस्तों, ये एक तरह से संस्था होती है और ये ऐसी संस्था होती है जो कि ये बताती है कि कौन सा जानवर विलुप्त हो रहा है, कौन सा जानवर अभी सरवाइव कर रहा है, किस जानवर की कितनी प्रजातियां बची हैं, कौन सा जानवर किस जगह पे पाया जा रहा है। तो इस तरह से एक पूरा एक बोर्ड टाइप का बना हुआ है, एक यूनियन टाइप की बनी हुई है और उस यूनियन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, IUCN बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक यूनियन है, जिस यूनियन का नाम क्या है, IUCN। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या आया है कि IUCN का पूरा नाम बताइए। तो मैं यहां पर अभी नाम लिख रहा हूं। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, आई का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर मतलब प्रकृति होता है, आपको पता होगा, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या लिखा हुआ है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका पूरा नाम। ठीक है, अक्सर पेपर में इस तरह से आ जाता है, पूरा तो खैर नहीं आएगा, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि IUCN में यू का अर्थ क्या है, सी का अर्थ क्या है, एन का क्या अर्थ है, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो 2-3 बार इसको बोलो, आपको याद हो जाएगा। क्या बोला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो यह है पूरा IUCN का नाम। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल इस IUCN से रिलेट करता है। कैसे करता है अभी समझ जाओगे। एक बुक होती है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं रेड डाटा बुक। देखो, रेड का मतलब क्या हुआ, लाल, डाटा का मतलब हो गया आंकड़ों वाली पुस्तक, बुक मतलब क्या हुआ, पुस्तक, तो लाल आंकड़ों वाली पुस्तक। अब जरा एक चीज सोचो कि लाल आंकड़ों की पुस्तक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बात खतरे की हो रही होगी। क्यों, क्योंकि जो लाल रंग होता है वो खतरे का प्रतीक है। तो अब याद रखना कि एक ऐसी बुक होती है जिसमें जितने भी जानवर प्रॉब्लम में हैं या फिर विलुप्त होने वाले हैं, यहां तक कि विलुप्त हो चुके हैं, या फिर जिन पर विलुप्ति का खतरा भी है अगर हल्का सा भी, तो उसकी जानकारी बेटा इस वाली बुक के अंदर दी जाती है। और इस बुक को जो छापती है या जो छापने में हेल्प करती है, उस यूनियन का नाम क्या है, IUCN, जिसका अभी आपने नाम पूरा जान लिया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से रेड डाटा बुक से आपको 2 बातें पता चली। पहली बात क्या है कि रेड डाटा बुक किसके लिए है, तो हमने यहां पे आपको बता ही दिया है कि जितने जानवर विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति की कगार पर हैं, या फिर जिनके विनाश के कारणों को नहीं रोका गया तो वो भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे, उन सब की जानकारी दोस्तों हमें कहां पर मिलती है, रेड डाटा बुक में। और इसे छापने का काम कौन करता है, IUCN। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 क्वेश्चन एक साथ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पेनिसिलिन की खोज। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें एक दवा होती है, औषधि है, जिसका नाम है, बहुत चर्चित नाम है, पेनिसिलिन। और इसका उम्मीद है आंसर मोस्टली क्वेश्चन, मतलब मोस्टली पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। आंसर इसका होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत बड़ा नाम अपने आप में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हुआ था कि एक तरीके का फ्लेमिंग, एक तरीके से आपको बताएं, एक फफूंद होता है दोस्तों, फफूंद का मतलब होता है फंगस। ठीक है, तो उस फंगस में उन्होंने खोज करी थी पेनिसिलिन की। और आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उस जो फंगस का नाम था वो नाम भी है पेनिसिलियम। क्या नाम है, पेनिसिलियम। पूरा बोलें तो पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस के अंदर चूंकि खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसलिए हम लोग इनको इसको मतलब क्या नाम देते, मतलब पेनिसिलियम में खोज करी इसलिए क्या कहते हैं, पेनिसिलिन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ऐसे आप लोगों ने, मैंने इससे पहले आपसे पूछा था कि एडवर्ड जेनर ने किसका टीका बनाया। आप सबके दोस्तों उत्तर बिल्कुल करेक्ट थे, आप सबने बिल्कुल कमेंट दिए, मुझे अच्छे लगे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है नेफ्रोलॉजी संबंधित है। अब देखो, अभी मैंने पिछले वीडियोस में से किसी वीडियो में मैंने आपको जरूर बताया होगा न्यूरॉन और नेफ्रॉन के बारे में। वहां पर हमने आपसे यह कहा था कि न्यूरॉन होता है तंत्रिका, तंत्र की इकाई, और नेफ्रॉन होता है किडनी की इकाई। किडनी मतलब जिसको तुम हिंदी में वृक्क बोलते हो। तो याद रखना दोस्तों कि नेफ्रोलॉजी लिखा है तो वो नेफ्रॉन से ही बना हुआ है। तो याद रखना कि ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित होगा, तो ये हमारी
किडनी से ही संबंधित होगा। ठीक है, किडनी, वृक्क या गुर्दा भी कह देते हैं। तो याद रखना नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? किडनी से। अब अगला ही क्वेश्चन क्या लिखा? न्यूरोलॉजी संबंधित है। तो बेटा न्यूरोलॉजी मतलब समझ गए न्यूरॉन से है, और न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं? तंत्रिका, तंत्र। तो याद रखना कि न्यूरोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है रक्तचाप का संबंध है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो वहां पर उत्तर था 120/80 mmHg। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रक्तचाप का संबंध है। तो याद रखना कि जो हमारे मानव शरीर में जो रक्त लगातार बह रहा है, जो गमन कर रहा है, वो दो तरीके के, एक तरीके से वाहिकाओं में बहता है, दो तरीके की वेसल में बहता है, जिसमें से एक का नाम होता है धमनी और दूसरे का नाम होता है शिरा। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो रक्तचाप होता है, हमारा ब्लड प्रेशर होता है, उसका संबंध किससे है? धमनी से है या शिरा से है? तो पहले तो इसका आंसर आपको बताना चाहेंगे, ये जो संबंध है ये है दोस्तों धमनी से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संबंध है किससे है? धमनी से। अब कैसे है तो सुनो। होता क्या है कि जो हमारा हृदय होता है वो ब्लड को पंप करता है, और रक्त जब पंप करता है तो एक महाधमनी होती है। ठीक है, एक महाधमनी होती है जिससे मतलब उस, मान लीजिए ये महाधमनी है, तो इसका संबंध छोटी छोटी धमनियों से होता है। तो जब हृदय मतलब जब फेफड़े हमारा रक्त शुद्ध कर देते हैं, कभी मैं आपको जब पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, फिर भी इन शॉर्ट जान लो कि जब फेफड़े हमारा रक्त शुद्ध कर देते हैं तो वो भेजेंगे कहां पे? हमारे हृदय में फिर से भेज देंगे, और हृदय क्या करेगा? महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में रक्त को भेज देता है। तो जब वो भेजता है तो जिस प्रेशर से भेजता है, मतलब समझ रहे होंगे, हृदय शरीर में महाधमनी के द्वारा या कह लो धमनियों के द्वारा जो रक्त को जिस प्रेशर से भेजता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप। कुल मिला के मेन बात जो है वो ये है कि रक्तचाप का संबंध किससे है? तो आंसर क्या हो जाएगा? धमनी से है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। लिखा है शरीर की सबसे लंबी हड्डी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, उम्मीद है कि इसका उत्तर आपको मालूम ही होगा। तो इसका नाम है बेटा फीमर। क्या नाम है? फीमर। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है दोस्तों। हमारी जांग वाली हड्डी जो होती है वही होती है फीमर, और बेहद मजबूत होती है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप सबको नाम पता होना चाहिए, नहीं मालूम तो जान लो, स्टेपिज हड्डी। क्या नाम है? स्टेपिज। ठीक है दोस्तों, एक हड्डी होती है कान के अंदर, बड़ी छोटी सी होती है, उसका नाम क्या होता है? स्टेपिज हड्डी होती है। तो दो क्वेश्चन आपको तैयार हुए, सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो गई? फीमर, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो गई? स्टेपिज। ठीक है दोस्तों, वीडियो बिल्कुल मिडिल में है, साथ बने रहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए। कसम खा के बैठो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक हिलना नहीं अपनी जगह से। एक रेस्पेक्टेड जॉब, एक रेस्पेक्टेड अच्छी सी नौकरी, अच्छी सी छोकरी तो नहीं कह सकता क्योंकि टीचर हूं, लेकिन मन में ख्याल तो वो भी आते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब ख्याल पूरे हो जाएंगे अगर कोई अपना एक तरीके से अब मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। कुल मिला के हर इच्छा पूरी हो जाएगी अगर एक रेस्पेक्टेड नौकरी लग जाएगी। चलो अपने काम पे चलें जिससे इच्छाएं पूरी हो जाए। समझ में आ रहा कौन सी इच्छा है? तो क्या लिखा हुआ है? शरीर में सबसे कठोर भाग। क्या लिखा है? शरीर में सबसे कठोर भाग। अब याद रखना, एक पार्ट होता है बेटा इनेमल। क्या नाम होता है? इनेमल। जो हमारे दांत होते हैं, तो हमारे दांतों पर एक ऊपर परत पाई जाती है जिसका नाम क्या है? इनेमल। तो याद रखना कि अगर पूछा जाए द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, मतलब सबसे कठोर भाग शरीर में कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा होता है? इनेमल होता है। एक बात मैं आपको आपकी सलाह के तौर पे बताऊं, क्या पता कभी काम आ जाए, कि ये जो इनेमल होता है दोस्तों, ये पारा जो होता है ना, पारा Hg जिसको तुम मरकरी बोलते हो, तो पारे से खराब होता है एनेमल। मतलब जो हमारे, मान लो ये दांत है, और एक समझना जरा, ये दांत है, इसके ऊपर ये परत है एनेमल की। तो अगर इस एनेमल की परत के ऊपर पारा कहीं से लग गया तो वो परत फिर खराब होने लगती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अक्सर हमारे जो पूर्वज हमसे कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि कभी भी तुलसी को, जो तुलसी माता होती हैं, कई लोग उसकी पत्ती लेके चबा लेते हैं या फिर उसको लील लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि जो तुलसी की पत्ती होती है उसको कभी चबाना नहीं चाहिए,
उसका रीजन यही होता है। देखिए, हमारी जितनी भी प्राचीन जो हमारी प्रथाएं चलती आ रही हैं, उन प्रथाओं में कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक रीजन 100% है, 100% कोई साइंटिफिक रीजन होता है। तो इस बात का साइंटिफिक रीजन क्या है कि हम लोगों को तुलसी की पत्ती चबानी नहीं चाहिए। अगर आप इसे आध्यात्म से जोड़ोगे तो क्या है कि तुलसी माता होती हैं, उन्हें दांत से नहीं चबाना चाहिए, लेकिन असल में इसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि तुलसी के अंदर पारा होता है और वो पारा हमारे दांत के इनेमल को खराब कर सकता है, और जब आप जानते हैं इनेमल खराब हो जाएगा तो ठंडी गर्म चीजें बहुत दर्द करती हैं, फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और एक अब अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। देखो, कुछ उपनाम होते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चूंकि यहां पर क्वेश्चन लिखा है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, हमारा शरीर किसका बना है दोस्तों? कोशिकाओं का बना है। तो कोशिकाओं के अंदर एक कोशिका का अंग होता है जिसका नाम सबने सुन रखा होगा, राइबोसोम। क्या नाम होता है दोस्तों? नाम तो सबने सुना ही होगा, राइबोसोम। ऐसा लग रहा कोई फिल्म के बारे में कह रहा हूं, राज, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से राइबोसोम नाम तो सुना ही होगा। तो याद रखना दोस्तों, राइबोसोम हमारी कोशिका में पाया जाने वाला ऐसा अंग होता है जो कि लगातार प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन बने, देखो यहां पे मैंने दोनों क्वेश्चन साथ ले लिए आपके लिए, ध्यान दे लो। क्या लिखा? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और फिर लिखा है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो याद रखना, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आए तो बिना सोचे सिंपल सा एक ही उत्तर होता है दोस्तों, यकृत, जिसको तुम बोलते हो लिवर, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अगर क्वेश्चन बने शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो याद रखना दोस्तों, तो आपने एक नाम सुना होगा पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, पीयूष ग्रंथि होती है जिसको तुम पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हो, और नॉर्मल में इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ग्रंथि ऐसी हमारे शरीर, मतलब एक हमारे मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जो ये पीयूष वाली है। ये क्या करती है? शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सबको कंट्रोल करती है दोस्तों, मतलब उन सबकी जो फंक्शनिंग होती है उन सबको कंट्रोल कर रही होती है। इसीलिए, और कंट्रोल कौन करता है? मास्टर करता है। तो मास्टर ग्रंथि कहलाती है ये, ध्यान रखना। केवल 0.6 ग्राम की है, सोचिए जरा, 0.6 ग्राम की है, और इतनी सी ग्रंथि क्या कर रही है? पूरे शरीर की ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही है, जरा सोचिए। और लिखा भी क्या है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, नाम सुना, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे छोटी पीयूष है और सबको नियंत्रित कर रही है। चलो आगे बढ़ो। लिखा हुआ है आंसू में पाया जाने वाला एंजाइम। देखो, इससे पहले हमने और आपने बात करी थी कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, आपको मालूम होगा, टाइलेन होता है। मैंने बोला था 99% तो जल है, 1% एंजाइम है, वो कौन सा है? टाइलेन है। इसी तरीके से दोस्तों, आंसू में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो याद रखना कि आंसू में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। क्या नाम होता है? लाइसोजाइम। ठीक है, तो अगर यहां उम्मीद है इस तरीके से लिख देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लाइसोजाइम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके आगे लिखेंगे तो बोर्ड खत्म हो जाएगा और बात बाहर चली जाएगी, और बात इस बोर्ड से बाहर नहीं जानी चाहिए, बात हमारे दिल के अंदर रहनी चाहिए। इसका मतलब कि आंसू में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? लाइसोजाइम हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े। लिखा क्या है? मस्तिष्क का भार कितना होता है? याद रखना, मस्तिष्क का भार जब भी पूछा जाएगा तो इसका कोई एग्जैक्टली आंसर नहीं देना है कि इतना ही होता है, ऐसा नहीं है, एक अंदाज होता है दोस्तों। तो लगभग 1300 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, हां, एक बात मैं कह सकता हूं यहां पर कि यह अंतर पड़ जाता है नर और मादा में। ठीक है, अगर कोई मेल है, नर है, तो उसमें मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम के आसपास हो जाता है। एग्जैक्टली नहीं, मैंने क्या बोला, लगभग 1350 ग्राम हो जाता है। और यहीं अगर आप किसी मादा की बात करोगे तो लगभग 1250-1300 के लगभग, मतलब 1300 मान लीजिए, इसीलिए मैंने यहां पे 1300 लिख रखा है, 1300 के लगभग होता है किसी मादा के मस्तिष्क का वजन। ठीक है, लेकिन इससे आप लोग ये नहीं कहेंगे, कभी भी चिढ़ाएंगे नहीं कि तुम में दिमाग कम है। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती, बुरा मान जाती हैं। कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा बुरा नहीं मानना है, लेकिन उनका दिमाग भी बहुत काम कर रहा है। आजकल आप भी जानते हो कि हमारे समाज में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं, तो उनसे ये मत कहना कि तुम में दिमाग कम है, हाँ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। लिखा क्या है बेटा अगला क्वेश्चन? शरीर की संरचनात्मक इकाई। अब एक बात याद करो कि एक तरीके से एक
कोशिका से संबंधित एक नियम है, जो नियम ये कहता है कि किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, और वो जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो दो क्वेश्चन मैंने बोले, पहला बोला संरचनात्मक और दूसरा बोला क्रियात्मक। तो याद रखना, शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका। कौन सी होती दोस्तों? कोशिका, जिसको तुम सेल कहते हो, जिसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी दोस्तों? 1665 में करी थी। याद रखना। आगे बढ़े, लिखा है 5 जगत प्रणाली दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बायोलॉजी का। याद रखना, 5 जगत प्रणाली की बात आ रही है। इसका मतलब कि पृथ्वी को, जो अगर जीवन की बात करोगे, जहां जीवन है, तो उन पूरे जीवन को 5 जगत में, जगत का मतलब होता है किंगडम, 5 जगत में बांट दिया गया था, जिसमें से पहले तो मैं आपके जगत बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि यह प्रणाली किसने दी है। तो मैं आपको यहां पर लिख के समझा दे रहा हूं कि आखिर वो 5 जगत हैं कौन कौन से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप कह सकते हैं एनीमेलिया। क्या नाम है? एनीमेलिया, जिसको आप जंतु जगत बोलते हो। नंबर 2 पे दोस्तों प्लांटी, PLANTAE, प्लांटी। प्लांटी मतलब होता है पादप जगत, ठीक है। उसके बाद फिर एक नाम आता है दोस्तों मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाओ, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। और उसके बाद नंबर 5 पे आ जाएंगे तो एक होता है फंजाई। क्या होता है? फंजाई। तो याद रखना दोस्तों कि 5 जगत होते हैं। क्या क्या बोला? एनिमेलिया मतलब एनिमल, प्लांटी मतलब प्लांट हो गए, मोनेरा का मतलब बहुत बताएंगे कभी आपको अगर पढ़ाएंगे इस चीज को। मोनेरा का मतलब होता है एक कोशिकीय, ठीक है, सूक्ष्म जीव। उसके बाद प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा याद करें, एक तरीके से कुछ शैवाल इसके अंदर आते हैं, मतलब जिसको आप एल्गी बोलते हो। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? फंजाई, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं। तो इस तरह से जो पूरी दुनिया होती है, पृथ्वी को कितने जगत में बांटा गया है? 5 जगत में। और इसको बांटने वाले अपने आप में बहुत बड़े एक तरीके से बड़े साइंटिस्ट माने जाएंगे। नाम है R.H. विटेकर। क्या नाम है? R.H. विटेकर। तो लिख दे रहे दोस्तों यहां पर, जिससे आपको नाम क्लियर हो जाएगा। R.H. विटेकर। विटेकर, ठीक है दोस्तों। तो R.H. विटेकर, मेन ज्यादातर ये विटेकर लिख के आता है। तो इन्होंने किसकी खोज करी थी? 5 जगत प्रणाली की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला लिखा है प्रोटीन किसका बना होता है। याद रखना कि जो मानव शरीर में 15%, एक तरीके से 15% की हिस्सेदारी देता है। देखो, अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो उस स्वस्थ शरीर के अंदर लगभग 15% प्रोटीन होगा। तो वो जो प्रोटीन है वो किसका बना? तो याद रखना दोस्तों, प्रोटीन हमेशा बना होता है अमीनो अम्लों का। किसका बना होता है? अमीनो अम्लों का। तो भूलना नहीं, प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्लों का। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, तो इसका उत्तर याद रखना दोस्तों 20 होते हैं। कितने होते हैं? यहां पे लिखी दें आपके लिए। तो शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताता नहीं हूं 25, इनके बारे में 2500 चीजें कोशिश करता हूं बताने की। तो याद रखना कि 20 अमीनो अम्ल तो होते हैं, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल तो हमारा शरीर खुद ही बना लेता है, और बचे हुए 10 अमीनो अम्ल हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। तब कहीं जाके पूरे 20 मिल जाते हैं, और यही 20 अलग अलग टाइप से मिलके हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अगर आप इसके मॉलिक्यूल की बात करोगे, किससे मिलके, अणुओं से मिलके बना, तो याद रखना कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 4 चीजों से मिलके बने होते हैं अमीनो अम्ल। और यही अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? तो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहली नंबर 1 पे क्या बात होगी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब ये चारों मिले तो क्या बने? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल मिले तो क्या बना? प्रोटीन। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लिखा है पादप रोगों का सबसे बड़ा कारण। इसका मतलब कि पेड़ पौधों में जो रोग फैलते हैं उनका सबसे ज्यादा मेन रीजन क्या होता है? आखिर क्या एक ज्यादा बड़ा कारण है? तो याद रखना दोस्तों, कोई और कारण नहीं है, वो कारण है फफूंद। क्या कारण है दोस्तों? फफूंद, जिसको एक तरीके से तुम कह सकते हो, एक तरीके फंगस कह सकते हो इसको, ठीक है। तो फंगस सबसे बड़ा कारण होता है, जो कि पेड़ पौधों में किसी भी रोग का कारण बनता है। आगे बढ़ो। लिखा है टीएमवी। टीएमवी का पूरा नाम, बिल्कुल क्वेश्चन आया, खूब आता है। टीएमवी का मतलब दोस्तों असल में ऐसा होता है, एक वायरस होता है। ये वायरस है, पहले आपको बता दें। और ये वायरस है जो कि तंबाकू होती है ना, जिसको खाते हैं, तो तंबाकू में रोग, तंबाकू के जो पौधे होते हैं उनमें रोग फैलाता है। नाम है टोबैको मोजेक वायरस। क्या नाम बोला मैंने? नाम मत भूलना दोस्तों, टोबैको मोजेक वायरस। नाम याद करें, टोबैको मोजेक
वायरस। ठीक है दोस्तों, तो ये वायरस है जिस टीएमवी, ठीक है, तंबाकू फैलाता है, एक वायरस है। अगला देखा बेटा, एक्रोसोम किसका बना होता है। देखो सबसे पहले तो यही जानो कि एक्रोसोम होता क्या है। अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो आप लोग जान लो कि एक्रोसोम देखो ऐसा होता है कि जैसे मैं यहां पे एक चित्र बना रहा हूं, ठीक है, और ये चित्र जो है दोस्तों ये है नर युग्मक का। नर युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु का। ठीक है, जो तुम्हारे सामने बना हुआ है, पूंछ मैंने थोड़ी छोटी कर दी, पूंछ इसकी कुछ और लंबी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, पूंछ ही लंबी होती है। ठीक है, तो ये बना तुम्हारे सामने एक्चुअल चित्र। ठीक है, देखने में तो वो आगे से वो गोल सा होता है पीछे पूंछ, लेकिन असल में ये चित्र है बेटा। तो इस चित्र में जो शुक्राणु आप देख रहे हैं, क्या है ये, सबसे पहले तो ये क्या है दोस्तों, ये है शुक्राणु। और ये जो शुक्राणु है इसमें भी जो आगे ये नुकीला वाला भाग है, जो बिल्कुल नुकीला सा, पैना सा, तीर जैसा, इसी नुकीले भाग को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। तो यही पूछ रहा है कि एक्रोसोम किसका बना होता है। तो याद रखना, जिस तरह से अभी मैंने एक कोशिका के अंग का नाम लिया था, वो नाम था, कहां खो गया, ये लिखा राइबोसोम। ठीक है, उसी तरीके से एक कोशिका का अंग होता है जिसका नाम तुमने सुना होगा, गोल्जी बॉडी। क्या नाम है दोस्तों, नाम याद रखना, गोल्जी बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि जो एक्रोसोम बना होता है वो किस कोशिका के अंग का बना होता है, तो वो हमेशा गोल्जी बॉडी का बना होता है। और गोल्जी बॉडी नाम इसलिए है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था, कैमिलो गोल्जी। उन्होंने इस गोल्जी बॉडी की खोज करी थी, तब से हम लोग इसको गोल्जी गोल्जी कहने लगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, गोल्जी काय भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, कई सारे नाम होते हैं। तो उस गोल्जी बॉडी का क्या बना होता है, ये आगे का नुकीला भाग किसका, शुक्राणु का, स्पर्म का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से समाप्त होते हैं हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक तो कर ही दीजिए, और प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोग मिल जाएंगे कभी ना कभी स्क्रॉल करते हुए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।